ओके गाइस, तो ये वाला वीडियो जो होने वाला है ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पे होने वाला है। ठीक है, हम लोग ये 11 से लेके 17 तक बस 6 और क्वेश्चंस हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ। उसके बाद मैटर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर लास्ट दिन हम लोगों ने क्या सीखा ये एक बार रिवाइज करते हैं कि लास्ट दिन हम लोगों ने क्या सीखा है। ठीक है, तो लास्ट दिन हम लोगों ने क्या सीखा कि मैटर 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, मैटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है मैटर? सॉलिड सॉलिड होता है। ठीक है, लिक्विड होता है, LIQ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, और गैसेस होते हैं। ठीक है, GAS गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। सॉलिड जो होता है वो कैसा दिखता है अंदर से? ठीक है, सॉलिड जो होता है वो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो जगह है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, सॉलिड अंदर से ऐसा दिखता है। लिक्विड कैसा दिखता है अंदर से? ठीक है, लिक्विड में जो है मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर हैं। ठीक है, थोड़े से दूर है और अंदर में ही मूव करते रहते हैं। ठीक है, अंदर में ही मूव करते रहते हैं। और गैसेस का क्या है? गैसेस का ये है कि मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा ही दूर है। ठीक है, और इधर उधर सॉरी और इधर उधर मूव करते ही रहते हैं। ठीक है, और बहुत फास्ट गैसेस में जो है मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और एक और चीज़ सीखा था कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, हर सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में हो चाहे गैसेस में हो, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करता ही रहता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड्स में जगह तो बहुत कम है, इसीलिए मूव नहीं कर पाते। तो मूव नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, एक जगह पे ही रह के ये लोग वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? लिक्विड्स में इधर उधर मूव करते रहते हैं, स्लोली स्लोली इधर उधर मूव करते रहते हैं, और गैसेस में जो है बहुत फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट मूव करते हैं और इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए तुम लोग एक नया वर्ड सीखोगे, वो है इंसेसेंट रैंडम मोशन। ठीक है, इंसेसेंट रैंडम मोशन। ठीक है, तो फिर इंसेसेंट रैंडम मोशन क्या होता है? इंसेसेंट रैंडम मोशन होता है कि जब किसी को अपने स्पीड और डायरेक्शन पे कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन, जब किसी को इन दो चीज़ों पे कोई कंट्रोल ना हो, तो फिर गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इन दो चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं है। उनको अपने स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अपने स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं है और अपने डायरेक्शन पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। ये नहीं कि वो लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही फॉलो करके मूव करते जाते हैं। वो लोग ऐसे मूव नहीं करते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करके। वो लोग कैसे मूव करते हैं? वो लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनको अपने स्पीड और डायरेक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो फिर अभी मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैसेस पे चलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैसेस मतलब क्या, एक बार फिर से समझाता हूँ। मॉलिक्यूलर मॉडल मतलब क्या कि वो अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉडल मतलब कि वो अंदर से कैसा दिखता है। तो गैसेस अंदर से कैसे दिखते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो फिर गैस जो है उनके बीच का स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये अगर एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस है, एक मॉलिक्यूल इधर होगा तो दूसरा इधर होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दूर। तो फिर इसी इसी चीज़ को बोलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और स्पेस बहुत ज़्यादा क्यों है? ठीक है, स्पेस बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अट्रैक्शन एकदम कम है। ये तुम लोगों का सेकंड पॉइंट होने वाला है। अगर अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो फिर वो लोग एक दूसरे से चिपक जाता। ठीक है, अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता तो फिर वो लोग एक दूसरे से चिपक जाता, लेकिन अट्रैक्शन एकदम कम है। ठीक है, इसीलिए तो वो लोग एक दूसरे से इतना दूर है। ठीक है, तो फिर ये है तुम्हारा सेकंड पॉइंट। ये है तुम्हारा सेकंड पॉइंट कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज़ वेरी लो। तीसरा पॉइंट क्या है? इन मॉलिक्यूल्स मूव इन तीसरा पॉइंट है मॉलिक्यूल्स मूव इन इंसेसेंट रैंडम मोशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव इन इंसेसेंट रैंडम मोशन मतलब क्या? किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड में वो लोग मूव करते रहते हैं। उन लोगों का अपने स्पीड और डायरेक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे ड्यू टू हाई इंटरमोलिक्यूलर स्पेस गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है, कंप्रेस्ड इजीली बात का क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें एक क्यूब दे दूं, ठीक है, एक क्यूब दे दूं, या फिर कोई भी सॉलिड दे दूं। सपोज मैं तुमको, तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है, ठीक है, तुम्हारे पास जो फ़ोन है, मैं तुम्हें बोलूं, मैंने तुम्हें फ़ोन दे दिया।
ठीक है, और बोलूँ कि फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ो और अपने मुट्ठी को कंप्लीटली बंद कर दो, ठीक है, और अपने मुट्ठी को कंप्लीटली बंद कर दो। मुट्ठी कंप्लीटली बंद मतलब क्या? इसे इसे कहते हैं क्लोज्ड फिस्ट, मतलब मुट्ठी एकदम बंद, ठीक है। तो फिर मैं अगर तुम लोगों को हाथ में फ़ोन पकड़ा दूँ और बोलूँ कि अपना मुट्ठी को ऐसा पूरा कंप्लीटली बंद कर दो, तो फिर तुम बंद कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या? जब तुम मुट्ठी बंद करते हो तो फिर ये फ़ोन छोटा नहीं हो जाएगा, फ़ोन का शेप और साइज़ उतना ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग अपना मुट्ठी कंप्लीटली बंद नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम लोग जब अपना हाथ हवा में उठाते हो, ठीक है, हवा में उठा के तुम ऐसा कर सकते हो, हाँ या ना, मुट्ठी बंद कर सकते हो। तो फिर एयर जो है वो एक गैस है, ठीक है, एयर जो है वो क्या है? वो एक गैस है। तो फिर इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब क्या? ठीक है, गैसेस जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब क्या? जैसे जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं वैसे वैसे वो गैस छोटा होता जाता है, ठीक है, समझ में आया? तो फिर ये है तुम्हारा एक मिनट ये वाला। ठीक है, ड्यू टू हाई इंटरमोलिक्यूलर स्पेस गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, बहुत आसानी से छोटा हो जाता है, ठीक है। मुट्ठी जैसे ही बंद करते हैं वैसे ही हमारे हाथों के बीच में जो एयर है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? हम लोग इतनी आसानी से मुट्ठी क्यों बंद कर लेते हैं जब हाथ में कोई गैस होता है? तो क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए अपने फिस्ट को बंद करना बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। अगर मैं एक कंटेनर लूँ और उसके अंदर गैस भर दूँ, ठीक है, तो फिर इसके अंदर का जो गैस है, ठीक है, ये हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस तरफ भी प्रेशर बनाएगा, इस तरफ भी प्रेशर बनाएगा, इस तरफ भी प्रेशर बनाएगा और इस तरफ भी प्रेशर बनाएगा, ठीक है। मतलब मैं अगर इस कंटेनर में कहीं पे भी छेद बना दूँ, ठीक है, कहीं पे भी सपोज इधर मैं छेद बना दिया तो फिर गैस इधर से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इस तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो गैस, ठीक है। अगर मैं इधर में छेदा बनाऊं तो फिर इधर से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि गैस इस तरफ में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अगर मैं इधर में छेदा बनाऊं तो फिर इधर से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस इस साइड में प्रेशर बना रहा है, ठीक है। तो फिर यही है प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी गैस का, कि गैस हर तरफ प्रेशर बनाता है। किसी भी कंटेनर पे रख दो, गैस हर तरफ प्रेशर बनाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे मेल्टिंग पे, कि मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग जो होता है वो चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इस बात का क्या मतलब है? आइसक्रीम जब हम दुकान से खरीद के लाते हैं तब वो किस स्टेट में होता है? आइसक्रीम जब हम दुकान से खरीद के लाते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन घर आते आते वो पिघल जाता है। पिघल के क्या बन जाता है? पिघल के लिक्विड बन जाता है, हाँ या ना। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग का हिंदी शब्द है पिघलना, ठीक है। मेल्टिंग का हिंदी शब्द है पिघलना। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। The change in state from solid to liquid after absorption of heat at a particular temperature is called melting, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का क्या मतलब है? आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, जब तक किसी चीज़ को गर्मी नहीं मिलेगा, जब तक, अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में कभी आइसक्रीम पिघल जाएगा क्या? फ्रिज में कभी आइसक्रीम नहीं पिघलेगा, क्योंकि फ्रिज क्या है? फ्रिज जो है वो ठंडा है, हाँ या ना। लेकिन हम अगर उसको बाहर गर्मी में रखेंगे आइसक्रीम को, तभी वो पिघलेगा, हाँ या ना। तो फिर इसी को बोलते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। उसको हीट मिलेगा तभी वो पिघलेगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब क्या? वो हर टेम्परेचर पे पिघलता नहीं है। सपोज तुमने फ्रिज से एक आइस क्यूब निकाला, तुमने फ्रिज से एक छोटा सा आइस का क्यूब निकाला, ठीक है। तो फिर उस आइस का टेम्परेचर क्या होगा इस टाइम पे? -4 या -5 ऐसा कुछ होगा,
ठीक है। उस आइस का जो टेम्परेचर होगा वो -4 या -5 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जैसे ही तुमने उसको बाहर गर्मी में रखा तो उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम होने लगेगा। ये -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, ठीक है। तो फिर ये -4 पे वो पिघलेगा नहीं, -3 पे भी वो पिघलेगा नहीं, -2 पे भी वो पिघलेगा नहीं, -1 पे भी वो पिघलेगा नहीं। किस टेम्परेचर पे वो पिघलेगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा, ठीक है। तो फिर जो पिघल अगर कोई चीज़ पिघलता है वो हर टेम्परेचर पे पिघलता नहीं है, ठीक है। आइस को जैसे ही फ्रिज से निकाला वो संग संग मेल्ट नहीं कर जाता, ठीक है। तो फिर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और जैसे ही टेम्परेचर 0 पे पहुंचता है तब वो पिघलना स्टार्ट करता है। समझ में आया? तो एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर का मतलब यही होता है कि फिक्स्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, वो 0 डिग्री पे पिघलता है, ठीक है। किसी और चीज़ का, सपोज आयरन, ठीक है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, ठीक है। चलो सर्च करते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये देखो, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1538 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें आयरन को, मतलब लोहे को अगर पिघलाना है तो फिर तुम्हें उसको हीट देना पड़ेगा। और हीट कितना देना पड़ेगा? इतना ज़्यादा देना पड़ेगा कि 1538 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाए, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद आ जाते हैं बॉइलिंग पे कि बॉइलिंग क्या होता है, ठीक है। तो फिर अभी तो मैंने समझाया सॉलिड से लिक्विड पे, ठीक है। अभी अभी मैंने समझाया सॉलिड टू लिक्विड, वो होता है तुम्हारा मेल्टिंग, ठीक है। वो होता है तुम्हारा मेल्टिंग। अभी अगर मैं पानी को, ठीक है, पानी को अगर मैं गैस पे उबालने लगूँ, ठीक है, पानी को अगर मैं गैस पे उबालने लगूँ तो फिर वो क्या बन जाएगा? वो वेपर बन जाएगा, है ना। वेपर मतलब गैस, भाप बन जाएगा, है ना। वो वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इस प्रोसेस को लिक्विड से गैस, जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस बन जाता है, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइज इस चीज़ को बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, ठीक है। तो फिर बॉइलिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं। वही अभी अभी जो समझाया कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है आफ्टर अब्जॉर्बिंग हीट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होने लगता है। फॉर एग्जांपल पानी को गैस में डालने के बाद, सपोज ये एक वेसल है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है और मैंने इसके नीचे आग लगाया हुआ है, ठीक है, मैंने इसको गैस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये पानी संग संग उबलने नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने गैस चालू किया वैसे ही ये पानी उबलने नहीं लगेगा। पानी कब उबलने लगेगा? थोड़े थोड़े टाइम बाद पानी उबलने लगेगा, ठीक है। पानी थोड़े टाइम बाद उबलने लगेगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है? थोड़ा टाइम बाद क्यों उबलता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे ही मैंने उसको गैस पे डाला, तो सपोज अभी उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, अभी सपोज पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने उसको गैस पे डाला वो और ज़्यादा गर्म होता चला जाता है। वो 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो फिर कौन से टेम्परेचर पे वो उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 करके जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, ठीक है, उस 100 डिग्री सेल्सियस पे, अच्छा ठीक है, तो फिर जैसे ही वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा उसके बाद वो पानी उबलने लगेगा, ठीक है। समझ में आया? तो फिर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर का मतलब यही है। और इस फिक्स्ड टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? इस फिक्स्ड टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। अच्छा, आयरन का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं।
ठीक है। तो फिर आयरन का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, 2862 डिग्री सेल्सियस, मतलब आयरन को गर्म करते 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 जब ये 2862 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा टेम्परेचर, तब जाके आयरन उबलने लगेगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिर इसके बाद आते हैं ये लास्ट दो क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, आंसर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें यूनिट लगाना था। ठीक है, तो फिर इसका आंसर तुम लोग लिख लो, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कौन से टेम्परेचर पे पहुंच के आइस पिघलने लगता है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के पिघलने लगता है। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर तक जब आइस पहुंच जाएगा तब वो पिघलने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो साइन है ये है डिग्री सेल्सियस का साइन। ठीक है, जैसे कि हम लोग वेट को मेजर करने के लिए केजी लिखते हैं, वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ये है 0, ये है डिग्री, और ये है सी, डिग्री सेल्सियस। और व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी किस टेम्परेचर पे पहुंच के उबलने लगेगा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के उबलने लगेगा। तो फिर ये दो आंसर्स मैंने लिखा नहीं है, लेकिन तुम लोग को याद रहना चाहिए, तुम लोग कहीं पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो मेरे को बोलने का था कि व्हाट इज़ मेल्टिंग। ठीक है, व्हाट इज़ मेल्टिंग ये एक और टाइप से आ सकता है कि व्हाट इज़ फ्यूशन। ठीक है, मेल्टिंग ही होता है फ्यूशन, मेल्टिंग का मतलब ही होता है फ्यूशन। ठीक है, तो फिर एग्जाम में टीचर सवाल बदल सकता है कि व्हाट इज़ मेल्टिंग के जगह पे व्हाट इज़ फ्यूशन दे दिया, तब भी तुम लोग को यही आंसर ही लिखना है। ठीक है, समझ में आया।